हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट मेंस भर्ती परीक्षा से संबंधित राजस्थान साहित्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके सिलेबस में ये टॉपिक अलग से दिया गया है। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर हम राजस्थान साहित्य वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट करने वाले हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसको हम 3 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। 25 से 30 मिनट के 3 वीडियो में हम इसको फुल डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इन वीडियो को मिस ना करें। इन वीडियो को आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। कलाम एकेडमी की बुकलेट्स हम कवर करने वाले हैं। तो राजस्थान साहित्य के बारे में सबसे बेसिक बात आपको ये पता होनी चाहिए, राजस्थानी साहित्य को जो है वो 5 भागों में मेनली विभाजित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें आपका सबसे पहला आता है जैन साहित्य, और जैन साहित्य जो है ये सबसे प्राचीनतम साहित्य है। फिर इसके बाद आपका आता है चारण साहित्य। चारण साहित्य जो है ये राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। चारण साहित्य जो है ये आपका डिंगल शैली से संबंधित है और इसमें वीर रस का जो साहित्य है वो आपको देखने को मिलता है। तो डिंगल शैली से संबंधित है और वीर रस का साहित्य आपको किस में देखने को मिलेगा? चारण साहित्य में देखने को मिलेगा। और राजस्थान साहित्य का अगर स्वर्णकाल आपसे पूछा जाए तो वो किस काल को कहा जाता है? चारण साहित्य काल को कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे आपका ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो है ये धार्मिक साहित्य है। इसके अलावा एक आपका आता है लौकिक साहित्य और एक आता है आपका संत साहित्य। संत साहित्य में आपका संत वगैरह का वर्णन मिलेगा। और लौकिक साहित्य आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो लौकिक साहित्य है इसमें एक तो आपका आता है फड़। फड़ क्या होती है? कपड़े पर चित्रित कथा जिसका वाचन भोपा करते हैं। तो फड़ का आपको पता होगा, कपड़े पर चित्रित जो कथा होती है जिसका वाचन भोपा के द्वारा किया जाता है, ये आपकी फड़ कहलाती है। एक आपकी आड़ी होती है। ये आड़ी वाला सवाल जो है ये अभी आपके RSM SSB के द्वारा एक एग्जाम में पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राजस्थानी लोक संस्कृति में जो प्रचलित पहेलियाँ होती है ये आपकी क्या कहलाती है? आड़ी कहलाती है। तो प्रचलित पहेलियाँ जो होती है ये आपकी आड़ी कहलाती है। इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, ओखाणा। ओखाणा क्या होता है? राजस्थानी लोक संस्कृति में प्रचलित जो कहावतें होती है, तो प्रचलित कहावतें लोक संस्कृति में ये आपकी ओखाणा कहलाती है, जबकि पहेलियाँ जो है ये आपकी आड़ी कहलाती है। तो आड़ी और ओखाणा दोनों को याद रखना। फव्वाड़े क्या होते हैं? फव्वाड़े जो है ये आपकी वीर गाथाएं होती है, ठीक है। और एक आपकी वात होती है या बात होती है। वात या बात किसे कहा जाता है? तो जो कथा और कहानियों का रूप में मिला जुला रूप होता है उसे ही वात कहा जाता है। यानी राजस्थान साहित्य का वह रूप जो कथा व कहानियों के रूप में लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका वात कहलाता है। और वात साहित्य के जो प्रमुख पात्र होते हैं वो आपके कथानक या हुकारा देने वाले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वात साहित्य के प्रमुख पात्र आपके कथानक कहलाते हैं या फिर हुकारा देने वाले कहलाते हैं, ठीक है। एक प्रचलित कहावत है, युद्ध में नगाड़ा और वात में हुकारा। यानी आप जो बात बोलते हो उसमें हुकारा भरा जाता है और युद्ध में नगाड़ा बजाया जाता है। तो इनकी समान तुलना की गई है। जैसे कि एक सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, तो इसे याद रखिएगा। जिण भात युद्ध रे माए नगाड़ारी भूमिका वह बिन बात बात रे माए किणरी भूमिका वह। तो यहाँ पर किसकी भूमिका होती है? हुकारा की भूमिका होती है। यानी जैसी नगाड़ा की भूमिका आपकी युद्ध में होती है, वैसे ही बात में जो आपकी भूमिका होती है वो किसकी होती है? हुकारा की होती है। जब हम हुकारा भरते हैं तभी आपकी बात जो है वो आगे बढ़ पाती है। तो ये हुकारा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, जैसे कि बात या वात साहित्य की बात की जाए तो वात साहित्य की जो कवि मानी जाती है वो आपकी कौन मानी जाती है? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत मानी जाती है। इन्हें रानी जी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी कुमारी चूंडावत से संबंधित जो भी आपकी रचनाएं हैं ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी ये रचना वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। ये आपके वीडियो भर्ती परीक्षा में पूछी गई थी अभी, ठीक है। तो आपके रीट मेंस के एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो लक्ष्मी कुमारी चूंडावत जो है इन्हें वात साहित्य की कवि कहा जाता है, रानी जी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपकी हो जाएगी गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, एक है आपकी अमोलक वांता। अमोलक वांता भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। एक है आपकी टाबरारी बाता, बाल कहानियों का जिसे संग्रह कहा जाता है, टाबरारी बाता। एक है आपकी गजबण,
रूसी प्रेम कहानियों का जो संग्रह है वो आपकी क्या हो जाएगी, गजबन हो जाएगी। एक है आपकी मूमल महेंद्री बात, चकवा चकवीरी बात और हुकारी कलंगी। ये सभी की सभी रचनाएं आपकी किसकी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। इसके अलावा राजपुतानी, हुकारो दोसा, बगडावत, डूंगर जवारजीरी बात, गोगाजीरी बात, फाबूजीरी बात, तो इनके द्वारा वात वाली जो रचनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिखी गई है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वात साहित्यकार कवि कहा जाता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। तो ये याद रखना आप, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, अमोलक वांता, टाबरारी बाता, गजबन, मूमल महेंद्र रिवात, चकवा चकवीरी बात, हुकार री कलंगी, राजपुतानी, हुकार दोसा, बगडावत, डूंगर जवारजीरी बात, गोगाजीरी बात, फाबूजीरी बात, ये सभी की सभी किन की रचनाएं हैं दोस्तों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की रचनाएं हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक रचना और आती है आपकी डोला मारूरी वात, तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। डोला मारूरी वात जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपकी कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। एक आपकी आती है डोला मारूरा दुहा, तो दुहा जो है वो कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। दुहा के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वात की बात कर रहे हैं, तो डोला मारूरी वात जो है ये कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। अब आगे देखिए, एक आपकी आती है वीरम दे सोनगरारी बात, तो वीरम देव सोनगरारी बात आती है आपकी, ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। एक है आपकी कानड़ देव प्रबंध, तो ये दोनों जो रचनाएं हैं ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वीरम देव सोनगरारी बात में आपके जालोर का इतिहास का वर्णन मिलेगा और कानड़ देव प्रबंध में भी आपको जालोर का इतिहास का वर्णन मिलेगा। ये दोनों आपकी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है, पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है और दोनों एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, अगर कालक्रम के अनुसार राजस्थान साहित्य की बात की जाए तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसके अनुसार, कालक्रम के अनुसार। तो अध्ययन के अनुसार तो 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है और ये आपकी क्लास 10th की किताब में दिया गया है, तो महत्वपूर्ण है। और RSM SSB ने यहाँ से दोस्तों सवाल पूछा हुआ है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी 4 काल कौन कौन से हैं, एक तो आपका प्राचीन काल है, एक आपका पूर्व मध्य काल है, एक उत्तर मध्य काल है और एक आपका आधुनिक काल है। अब प्राचीन काल की बात की जाए तो 1050 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी, जिसे वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, जिसे ही प्राचीन काल कहा जाता है। तो ये तो आपका पहला काल हो जाएगा, 1050 से लेकर 1450 ईस्वी। फिर इसके बाद आपका आता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, 1450 से लेकर 1650 ईस्वी। तो ये याद रखना आप, 1450 से लेकर 1650 ईस्वी जो है इसे क्या कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल जो है ये 1650 से लेकर 1850 ईस्वी है। श्रृंगार, नीति और रीतिकाल इसे कहा जाता है। तो श्रृंगार, नीति और रीतिकाल इसे कहा जाता है, 1650 से 1850 ईस्वी उत्तर मध्य काल। फिर लास्ट में आपका आता है आधुनिक काल, 1850 से लेकर वर्तमान वाला, जिसे विविध विषयों पर आधारित साहित्य काल इसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे याद रखोगे, तो सिंपल सा है, 1050 से लेकर 1450 आपका वीरगाथा काल हो जाएगा, जिसे प्राचीन काल कहा जाता है। फिर बीच में आपके 2 मध्यकाल आते हैं, जिसे एक पूर्व मध्यकाल और एक आपका उत्तर मध्यकाल। तो 1450 से 1650 को भक्ति काल कहा जाएगा, 1650 से 1850 को श्रृंगार, नीति और रीतिकाल कहा जाता है और आधुनिक काल तो 1850 से लेकर अभी वर्तमान वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप याद रख सकते हो। अब आगे देखिए, राजस्थान साहित्य के जैसे कुछ प्रकार है तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका आता है रासो साहित्य। रासो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वीरता होता है। यानी रासो का मतलब क्या होता है, वीरता होता है। किसी शासक की वीरता तथा उसकी उपलब्धियों पर लिखी जाने वाली जो भी रचनाएं होती है ये आपकी क्या कहलाती है, रासो कहलाती है। ठीक है, रासो रचनाएं जो है ये किस शैली में लिखी जाती है, तो ये आपकी पिंगल शैली में लिखी जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, रासो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वीरता होता है। इसमें क्या होता है, रचनाएं, ये वीरता और उपलब्धियों पर लिखी जाने वाली रचनाएं होती है, तो ये आपकी रासो कहलाती है और ये पिंगल शैली में आपकी लिखी जाती है। अब प्रमुख रचनाएं देखिए, जैसे कि आपकी आती है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो कौन है, चंद्र बरदाई है। चंद्र बरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि अजमेर के शासक थे, इनके दरबारी कवि थे, तो इनके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो याद रखना पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। अब ये कब लिखी गई है आपसे पूछी जा सकती है, तो ये 12वीं शताब्दी में आपकी लिखी गई थी। ठीक है, कब लिखी गई थी, 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। आराम से याद रख सकते हो, 1191-92 में आपके तराइन के युद्ध हुए थे, उसी समय ये लिखी गई, यानी 12वीं शताब्दी में ये लिखी गई थी। इसकी शैली आपको कौन सी देखने को मिलेगी, तो पिंगल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अजमेर साइड के चौहान हो जाएंगे आपके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इधर कौन सी शैली हो जाएगी आपकी, पिंगल शैली हो जाएगी। इसमें कुल दोहे आपके कितने थे, तो ये सवाल एक बार एग्जाम में बन चुका है, तो याद रखिएगा 16,306 इसमें कुल दोहे थे
और सर्ग इसमें कितने हो जाएंगे, यानी अध्याय कितने हैं इसमें, 69 अध्याय है। तो 16,306 जो है वो तो दोहे हैं, और 69 जो है ये आपके सर्ग हो जाएंगे। और 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो 68 प्रकार के तो छंद प्रयोग में लिए गए हैं। 69 आपके सर्ग हो जाएंगे, अध्याय हो जाएंगे। 16,306 आपके दोहे हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा गया है, तो महाकाव्य तो कौन हो जाएगा आपका, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। और चंद्रप्रदाय जो है इसे प्रथम महाकवि कहा है हिंदी का। तो ये बात आपको याद रखनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो चंद्रप्रदाय का जन्म कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा। और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था पृथ्वी भट्ट, यानी इनका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, पृथ्वी भट्ट हो जाएगा। और इन्हें छंदों का राजा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए छंदों का राजा किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी भट्ट यानी कि चंद्रप्रदाय को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो था दोस्तों ये अधूरा था, इसको पूरा किसने किया, तो चंद्रप्रदाय का पुत्र था जिसका नाम था जलहण। तो जलहण के द्वारा जो है ये पृथ्वीराज रासो को पूरा किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए, चंद्रप्रदाय की अन्य रचनाएं अगर आपसे पूछी जाए तो एक रचना और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ज्वाला स्तुति। तो ज्वाला स्तुति जो है ये भी आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्वाला स्तुति जो है ये भी किसकी रचना है, चंद्रप्रदाय की रचना है। एक आती है आपकी परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक जो है वो जगनिक कवि है। तो परमाल रासो के लेखक कौन हो जाएंगे, आपके जगनिक कवि यहाँ पर हो जाएंगे। और इसका अन्य नाम अगर आपको देखने को मिलेगा परमाल रासो का, तो ये हो जाएगा आलाखंड। आपको पता होगा महोबा का युद्ध हुआ था, जिसे तुमुल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है 1182 में। तो वहाँ पर आला और उदल ने वीरता दिखाई थी। तो आला उदल के ऊपर ही ये लिखी गई है, उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इस ग्रंथ में बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी है, आपकी परमाल रासो, जगनिक कवि के द्वारा लिखी गई है। आलाखंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखना जगनिक कवि। और आला उदल जो है इसका उल्लेख आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब अगली आती है आपकी बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नरपति नाला के द्वारा आपकी बिसलदेव रासो लिखी गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में अजमेर के जो चौहान शासक थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बिसलदेव के नाम से जाना जाता है, तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो राजमती आपको याद रखना है। ठीक है, राजमती और आपके विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का यहाँ पर उल्लेख आपको मिलेगा, और इनको बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता था। इस ग्रंथ में कुल कितने खंड है, तो इस ग्रंथ के कुल 4 खंड है। पिछली बार आपका रीट मेंस के एग्जाम में यही सवाल पूछा गया था, बिसलदेव रासो जो है वो किस प्रकार का काव्य है, तो ये आपका एक प्रेम काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस ग्रंथ में कुल कितने खंड है, तो 4 खंड है, ये भी आप याद रखना। इस ग्रंथ में गोडवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इसकी तुलना कालिदास के मेघदूतम से की गई है। तो इसकी तुलना जो है ये कालिदास के द्वारा जो मेघदूतम लिखी गई है उससे की गई है, और ये गोडवाड़ी बोली में लिखी गई है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना, गोडवाड़ी बोली में ये आपकी लिखी गई है बिसलदेव रासो। तो ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपकी आती है खुमान रासो। खुमान रासो जो है ये दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस ग्रंथ में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। तो गुहिल वंश के जो शासक थे उनका वर्णन आपको खुमान रासो में देखने को मिलेगा, जो कि दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है। इसे मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है। तो मेवाड़ का एनल्स किसे कहा जाता है, तो ये खुमान रासो को कहा जाता है। तो ये सवाल आपका बन सकता है, याद रखिएगा। एक आपकी आती है हमीर रासो। हमीर रासो जो है ये 2 किताबें हैं आपकी, एक तो सारंगधर के द्वारा लिखी गई है, एक आपकी जोधराज के द्वारा लिखी गई है। जो सारंगधर के द्वारा लिखी गई है ये 13वीं सदी में आपकी लिखी गई थी। ठीक है, और जो जोधराज के द्वारा लिखी गई है उसमें आपके निम्राना के शासक चंद्रभान के दरबारी कवि, यानी इनका उल्लेख मिलता है यहाँ पर। 18वीं सदी में ये लिखी गई थी, अहिरवाटी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। तो जोधराज के द्वारा ये लिखी गई थी, जो कि निम्राना के शासक चंद्रभान के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो हमीर रासो 2 है, एक तो सारंगधर के द्वारा लिखी गई, एक जोधराज के द्वारा लिखी गई। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, एक में याद रखना जो सारंगधर ने लिखी है वो 13वीं सदी की हो जाएगी, और जो जोधराज के द्वारा लिखी गई है उसमें निम्राना के शासक चंद्रभान का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये चंद्रभान के दरबारी कवि थे। 18वीं सदी में लिखी गई है और अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है, यानी जो जोधराज ने लिखी है वो अहिरवाटी भाषा में आपकी लिखी है। ठीक है, एक आपकी आती है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो है ये नल्ल सिंह भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें इतना याद रखना, विजयपाल रासो किसने लिखी, तो नल्ल सिंह भट्ट के द्वारा लिखी गई है। एक आपकी आती है सगत रासो। सगत रासो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये गिरधर आशिया के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आपसे इतना ही पूछा जाएगा, सगत रासो किसके द्वारा लिखी गई।
ठीक है, तो ये गिरधर आशय के द्वारा लिखी गई। विजयपाल रासो नल सिंह भट्ट के द्वारा लिखी गई। सगत रासो में सक्तावतों का इतिहास आपको देखने को मिलेगा और ये आपकी डिंगल शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो सक्तावतों का इतिहास आपको किस में देखने को मिलेगा, तो स से सक्तावत, स से आपका सगत रासो, और ये डिंगल शैली में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी एक है प्रताप रासो। तो प्रताप रासो और नाम प्रताप देखते ये मत समझ जाना है भाई महाराणा प्रताप के ऊपर होगी, ये महाराणा प्रताप के ऊपर नहीं है। ये अलवर के शासक प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अलवर के शासक थे प्रताप सिंह, उनके ऊपर ये लिखी गई है आपकी प्रताप रासो। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जाचिक जीवन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, जाचिक जीवन के द्वारा ये लिखी गई है, और ये भी आपकी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। रतन रासो जो है ये कवि कुंभकर्ण के द्वारा लिखी गई। ठीक है, मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम के द्वारा लिखी गई है। तो इनमें आपको इतना याद रखना है कौन सी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई। तो रतन रासो जो है कुंभकर्ण के द्वारा लिखी गई, मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम के द्वारा लिखी गई, छत्रपति रासो जो है ये काशी छंगाणी के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण है, वैसे सभी आपकी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। छत्रपति रासो की एक खास बात क्या है, मतिरे की जो राड हुई थी आपकी 1644 में, इसका वर्णन जो है ये आपको किस में देखने को मिलेगा, छत्रपति रासो में देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना, आपकी छत्रपति रासो जो है इसमें आपको मतिरे की राड जो हुई थी उसका वर्णन देखने को मिलेगा, जो कि आपकी काशी छंगाणी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा एक आपकी आती है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो जो है ये कवि डूंगर जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, डूंगर सिंह या डूंगर जी के द्वारा लिखी गई। कोटा के शासक शत्रुसाल हाड़ा की वीरता का वर्णन इसमें मिलता है। तो शत्रुसाल हाड़ा जो था ये कोटा का शासक था, इसके ऊपर लिखी गई आपकी शत्रुसाल रासो, कवि डूंगर जी के द्वारा ये लिखी गई है। एक आपकी आती है कायम खां रासो। तो कायम खां रासो जो है ये जान कवि के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें नयामत खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कायम रासो जो है ये जान कवि के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें नयामत खां के नाम से जाना जाता है। कायम खानी मुस्लिमों का इतिहास आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो कायम खानी मुस्लिमों का इतिहास इसमें देखने को मिलेगा, जान कवि के द्वारा ये लिखी गई है। एक है आपकी सती रासो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई, और एक है बुद्धि रासो जो कि कवि जालन के द्वारा आपकी लिखी गई है। ठीक है, तो बुद्धि रासो जो है ये कवि जालन के द्वारा यानी जालन के द्वारा आपकी लिखी गई, सती रासो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा आपकी लिखी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक रचना आपकी आती है प्रकाश। प्रकाश जो है जिन रचनाओं में किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष का वृत्तांत हो वह आपकी प्रकाश कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना विशेष पर प्रकाश डाला जाए तो वह आपकी क्या कहलाएगी, प्रकाश कहलाएगी। जैसे कि सूरज प्रकाश जो है इसके लेखक कौन है, कर्णिदान चारण है। तो सूरज प्रकाश के लेखक आपके कर्णिदान चारण हो जाएंगे। इसमें कुल छंद आपके 7500 है। अन्य नाम इसका बिड़द श्रृंगार है। यानी ये जो आपकी पुस्तक है सूरज प्रकाश, इसका ही अन्य नाम हो जाएगा बिड़द श्रृंगार। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। सूरज प्रकाश को बिड़द श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। कर्णिदान चारण जो है वो इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश याद रखना, किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष पर जो प्रकाश डाला जाता है वही आपका प्रकाश कहलाता है। इस ग्रंथ में जोधपुर के शासक अभय सिंह द्वारा गुजरात के सूबेदार सर बुलंद राय को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। तो ये भी बात आप याद रखना, जोधपुर के शासक थे आपके अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा सर बुलंद राय को पराजित किया गया था, जो कि आपके गुजरात के सूबेदार थे। तो इसका वर्णन जो है ये आपको सूरज प्रकाश में देखने को मिलता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वाली चीज़ जो है एग्जाम में पूछी जाए तो क्या आंसर करोगे, सूरज प्रकाश आंसर करोगे। इसका उल्लेख किसमें मिलता है आपको, सूरज प्रकाश में मिलता है। फाबू प्रकाश जो है ये आशिया मोर्जी के द्वारा लिखी गई। राज प्रकाश जो है ये आपकी किशोर दास आशिया के द्वारा लिखी गई। तो राज जो है ये किशोर के द्वारा लिखी गई है, राज प्रकाश। भीम प्रकाश आपकी रामदान लालस के द्वारा लिखी गई। तो भीम राम ऐसे करके याद कर लेना, इसको राज किशोर करके याद करना। और महायश प्रकाश आपकी मान सिंह राठौड़ के द्वारा लिखी गई। तो महायश प्रकाश जो है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई, मान सिंह राठौड़ के द्वारा लिखी गई। तो ये चारों किताबें भी आपकी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला आपका आता है ख्यात साहित्य। तो ख्यात किसे कहा जाता है, अभी आपका एक पेपर हुआ था जिसमें RSM SSB के द्वारा पूछा गया था भाई ख्यात किसे कहा जाता है, दवावेद किसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रकाश किसे कहा जाता है, क्योंकि वो क्या है बेसिक सवाल उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, ख्यात शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्रसिद्धि होती है। ख्यात यानी प्रसिद्धि। ख्यात रचना किसी राजवंश की उपलब्धियों पर तथा ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखी जाती है। तो राजवंश की उपलब्धियों पर और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अगर आपकी हो जाए तो उन पर आपकी क्या लिखी जाती है, ख्यात लिखी जाती है। तो इतना याद रखना, राजवंश की अगर उपलब्धियों की बात आ जाए, ऐतिहासिक घटनाओं की बात आ जाए तो उसके ऊपर क्या लिखी जाएगी, आपकी ख्यात लिखी जाएगी। ख्यात रचनाएं मारवाड़ में सर्वाधिक लिखी गई है। ठीक है, तो कहाँ पर लिखी गई है, मारवाड़ में सर्वाधिक लिखी गई। जैसे कि आपकी एक आती है मोनोद नैणसी ख्यात। मोनोद नैणसी जो थे ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह प्रथम आपके मारवाड़ के शासक थे, इनके दरबारी कवि थे मोनोद नैणसी।
इनके द्वारा लिखी गई थी मोनोद नैनसिरी ख्यात। ठीक है, इन्हें राजस्थान का प्रथम आपका ख्यात इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, तो इन्हें राजस्थान का प्रथम ख्यात इतिहासकार माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने मोनोद नैन्सी को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा है। तो राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा गया है? मोनोद नैन्सी को कहा गया है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ठीक है, नैन्सी को मारवाड़ में जनगणना का अग्रज माना जाता है। तो मारवाड़ में जनगणना का अग्रज किसे माना जाता है? तो यह आपके मोनोद नैन्सी को माना जाता है। मारवाड़ में जनगणना अग्रज नैन्सी को प्रथम ख्यात साहित्यकार माना जाता है। तो प्रथम ख्यात साहित्यकार किसे माना जाएगा? तो ये भी आपके मोनोद नैन्सी को माना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मोनोद नैन्सी ख्यात मोनोद नैन्सी के द्वारा लिखी गई, जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। राजपुताने का अब्बुल फजल इन्हें कहा गया मोनोद नैन्सी मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। इन्हें जनगणना का अग्रज माना जाता है मारवाड़ में। ठीक है, और ख्यात साहित्यकार इनको प्रथम ख्यात साहित्यकार माना जाता है। इस ग्रंथ में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का तथा जालौर के सोनगरा चौहानों का इतिहास है। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का इतिहास आपको देखने को मिलेगा किसमें? मोनोद नैन्सी ख्यात में। ठीक है, और जालौर के सोनगरा चौहानों का इतिहास भी इसमें देखने को मिलेगा। यह ख्यात साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, यह ख्यात साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। एक आपकी आती है मारवाड़ा प्रगनारी विगत, ये अलग है दोस्तों। ठीक है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत ये यहाँ पर इस वजह से दी गई है क्योंकि ये भी मोनोद नैन्सी के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, ये भी किसके द्वारा लिखी गई? मोनोद नैन्सी के द्वारा लिखी गई है, मारवाड़ी प्रगनारी विगत। इसे जो है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? मारवाड़ा प्रगनारी विगत को कहा जाता है। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें गावारी ख्यात, इस ग्रंथ में मारवाड़ के गांवों की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन है। यानी कि यहाँ पर सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा आपका कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन आपको किसमें देखने को मिलेगा? और जल्दीबाजी में आप मोनोद नैन्सी ख्यात आंसर कर दोगे, तो ये आंसर नहीं करना है, ये गलत माना जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर मारवाड़ा प्रगनारी विगत माना जाएगा, क्योंकि मारवाड़ा प्रगनारी विगत में जो है वो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसे ही राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। अब आगे देखिए, एक आपके हैं बाकीदास आसिया जी। तो बाकीदास आसिया ये भी आपके एक कवि रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। देखो, आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कौन किसका दरबारी कवि था, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मोनोद नैन्सी जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी हमने चंद्रभान देखा था, चंद्रभान का दरबारी कवि था जोधराज, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है बाकीदास किसके दरबारी कवि थे? तो मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने प्रसिद्ध गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर लिखा। तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? बाकीदास आसिया। इन्होंने भरतपुर के जाट शासकों की वीरता पर प्रसिद्ध गीत गोरा हट जा रे राज भरतपुर को रे गोरा हट जा रे, ये भी किसने लिखा है? ये भी आपके बाकीदास आसिया जी ने लिखा है। ये आपका क्लास 9th की किताब में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी 9th-10th की किताब से उठाई गई है। तो बाकीदास आसिया आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आपको याद रखना है। इसके अलावा गोरा हट जा रे राज भरतपुर को रे गोरा हट जा रे, ये भी किसने लिखा? बाकीदास आसिया जी के द्वारा लिखा गया है। और किसके दरबारी कवि थे? मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। अब आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाकीदासरी ख्यात। तो इनके द्वारा भी एक ख्यात लिखी गई, बाकीदासरी ख्यात। इस ग्रंथ में जोधपुर के राठौड़ का इतिहास वर्णित है। इस ग्रंथ में 2000 बातों का संग्रह है। GH ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस ख्यात को इतिहास का खजाना कहा है। तो GH ओझा ने इतिहास का खजाना किस ख्यात को कहा है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? बाकीदासरी ख्यात आंसर करना। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बन के आते हैं और वहां पर जब हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा GH ओझा ने किस ख्यात को इतिहास का खजाना कहा है, तो जब वहां पर ऑप्शन में दिया जाएगा मोनोद नैन्सी ख्यात, तो हम ज़्यादातर उसको आंसर करेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बाकीदासरी ख्यात हो जाएगा। तो यही बातें आपके डिफरेंस पैदा कर देती है। अब इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई, जिसमें इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएगी कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी आपकी इनके द्वारा लिखी गई है, बाकीदास जी के द्वारा। इसके अलावा दातार बावनी आपको याद रखनी है, ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। दातार बावनी भी आपकी बाकीदास जी के द्वारा लिखी गई है। अभी तक ये चारों एग्जाम में नहीं पूछी गई है, फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो कायर बावनी, मान जसो मंडन, वैश्य वार्ता, सुर छत्तीसी। तो सुर छत्तीसी, वैश्य वार्ता, मान जसो मंडन, कायर बावनी। कुकवि बत्तीसी आपको याद रखनी है, दातार बावनी आपको याद रखनी है, क्योंकि दोनों एग्जाम में आपकी पूछी जा चुकी है। अब आगे देखिए दयालदास। तो दयालदास जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। दयालदास जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा दयालदास सिंडायच। यह बीकानेर के शासक आपके रतन सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दयालदास जो थे ये बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा भी दयालदासरी ख्यात लिखी गई है।
जिसमें आपके बीकानेर के राठौड़ी, जिसे बीकानेर राठौड़ी ख्यात भी कहा जाता है, यानी बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस ख्यात के 2 भाग हैं। इस ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, दयालदासरी ख्यात में, क्योंकि ये बीकानेर के राजा आपके रतन सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। यह राजस्थानी साहित्य की सबसे नवीनतम ख्यात है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी साहित्य की सबसे नवीनतम ख्यात कौन सी है, तो ये आपकी दयालदासरी ख्यात है। तो देखो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। नवीन पूछा जाए तो आपकी यही आप आंसर करना, पहली पूछा जाए तो मोनोद नैंसी आप आंसर कर सकते हो। यहाँ पर अन्य रचनाएं कौन कौन सी है इनके द्वारा, दयालदास जी के द्वारा, करणी चरित्र इनके द्वारा लिखी गई, जस रत्नाकर इनके द्वारा लिखी गई, पंवार वंश इनके द्वारा लिखी गई। देखो पंवार वंश आपका राठौड़ में आता है, तो पंवार वंश आपका किसने लिखा, दयालदास जी ने लिखा। जस रत्नाकर इन्होंने लिखा, करणी चरित्र इन्होंने लिखा। इसके अलावा आपकी जो एग्जाम में पूछी जाती है आजकल, देश दर्पण, ख्यात देश दर्पण जो है ये भी आपकी दयालदास जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये भी आपकी महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुकी है। राजस्थानी साहित्य की अन्य प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है, तो एक आपकी मुंडियारी ख्यात है जिसमें जोधपुर राज्य का इतिहास वर्णित है। एक आपका कविराजारी ख्यात है जिसमें जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास है। एक आपकी भाटियोरी ख्यात है, तो भाटियों में आपका जैसलमेर के भाटी जो थे इनका इतिहास वर्णित है भाटियोरी ख्यात में। अब आगे आपकी आती है वचनिका साहित्य। वचनिका साहित्य जो है राजस्थानी साहित्य की वह रचना है जो गद्य और पद्य की मिश्रित शैली में लिखी जाती है, यानी गद्य और पद्य दोनों आपको देखने को मिलेगा किसमें, वचनिका में। तो गद्य और पद्य की मिश्रित शैली में जो लिखी जाती है उसे कहा जाता है वचनिका, वचनिका कहलाती है। वचनिका रचनाएं शासकों की वीरता पर डिंगल शैली में लिखी जाती है। तो ये किस शैली में लिखी जाती है, वचनिका आपकी डिंगल शैली में लिखी जाती है और शासकों की वीरता पर लिखी जाती है, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में। तो आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो ये गद्य और पद्य वाला ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी सबसे प्रसिद्ध आती है अचलदास खिचीरी वचनिका। अचलदास खिचीरी वचनिका जो है दोस्तों ये आपके शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपको गागरोन का इतिहास देखने को मिलता है। तो अचलदास खिचीरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। गागरोन के शासक अचलदास खिचीरी की वीरता का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अचलदास खिची की वीरता का वर्णन आपको किसमें देखने को मिलेगा, अचलदास खिचीरी वचनिका में, जो कि शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपको गागरोन का इतिहास देखने को मिल जाएगा। इस ग्रंथ में गागरोन के शासक अचलदास खिची तथा मांडू के सुल्तान होशंग शाह, जिन्हें अल्प खां गोरी के नाम से जाना जाता है, के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। तो अचलदास खिची और आपके मांडू के शासक थे होशंग शाह, तो ये होशंग शाह याद रखना, होशंग शाह जिन्हें अल्प खां गोरी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। होशंग शाह, अल्प खां गोरी और अचलदास खिची के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन। इस ग्रंथ में गागरोन के प्रथम शाखा का वर्णन भी आपको देखने को मिलेगा। गागरोन का प्रथम शाखा आपका 1423 में हुआ था, इसका वर्णन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी आती है राठौड़ रत्न सिंध महेश दासोद री वचनिका। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई है। तो ये याद रखना, ये किसके द्वारा लिखी गई, राठौड़ रतन सिंह वाली वचनिका, ये जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में रतलाम के शासक राठौड़ रत्न सिंह की वीरता का वर्णन है। तो रतलाम के शासक थे राठौड़ रत्न सिंह, इनकी वीरता का वर्णन है। इस ग्रंथ में धर्मत का जो युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा। धर्मत का युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये आपका जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1658-1659 में हुआ था, ठीक है। तो धर्मत का युद्ध का वर्णन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। रत्न सिंह री वचनिका जो है, जो कि जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई है, और इसमें रतलाम के शासक रत्न सिंह का वर्णन है। अब आगे देखिए रूपक साहित्य। जिन रचनाओं में किसी शासक या व्यक्ति विशेष के स्वरूप को दर्शाया जाए, देखो रूपक आ रहा है यानी उनके स्वरूप को दर्शाया जाए, किसी शासक के व्यक्ति विशेष के स्वरूप को दर्शाया जाए, तो ये आपकी रूपक कहलाती है। जैसे कि राज रूपक वीरभान के द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गजगुण रूपक आपकी केशवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। और एक आपकी रूपक फाबूजी राठौड़रा, ये मोतीसर बख्तावर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो राज रूपक वीरभान ने लिखी, गजगुण रूपक आपकी केशवदास गार्डन ने लिखी, रूपक फाबूजी राठौड़रा ये मोतीसर बख्तावर के द्वारा आपकी लिखी गई है। अब आगे आपकी आती है दुहा साहित्य, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं डोला मारूरा दुहा, तो वो कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई। तो दुहा में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो किसी व्यक्ति विशेष अथवा शासक की वीरता एवं उसकी विशेषताओं पर लिखे जाने वाले दोहे राजस्थानी साहित्य में दुहा कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डोला मारूरा दुहा आपका मारवाड़ी में लिखा गया है, जो कि कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया। और डोला मारूरी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो कुशाल चंद्र के द्वारा आपकी लिखी गई थी। अमर सिंह राठौड़रा दुहा आपका केशवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अमर सिंह राठौड़रा दुहा आपका किसने लिखा, केशवदास गार्डन ने लिखा। और गजगुण रूपक जो है ये भी आपकी केशवदास गार्डन ने लिखी है, तो दोनों एक साथ याद कर लेना, ठीक है। गजगुण रूपक केशवदास गार्डन ने लिखी और अमर सिंह राठौड़रा दुहा आपका केशवदास गार्डन के द्वारा लिखा गया है। एक आपका आता है चालक नेसीरा दुहा, ये दुरसा हाड़ा के द्वारा लिखा गया। तो चालक नेसीरा दुहा आपका दुरसा हाड़ा ने लिखा है, ठीक है।
इसके अलावा वीरमदेव सोलंकीरा दुहा, ये भी आपका दुर्साहड़ा ने लिखा है। तो चालक नैन्सीवाला और आपका वीरमदेव सोलंकी वाला, ये दोनों दुर्साहड़ा के द्वारा लिखे गए हैं। गंगाजीरा दुहा पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा और ठाकुरजीरा दुहा आपका पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। तो गंगाजीरा दुहा पृथ्वीराज राठौड़, ठाकुरजीरा दुहा पृथ्वीराज राठौड़, ये दोनों भी याद रखना, गंगाजीरा और ठाकुरजीरा। ये किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। एक आपकी आती है वेली, वेली भी आपकी इंपॉर्टेंट है। वेली शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के वलरी शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रृंखला होता है। राजस्थानी साहित्य में लिखी जाने वाली कविताओं की श्रृंखला वेली कहलाती है। डिंगल शैली की वेली रचनाओं में किसी की वीरता के साथ साथ प्रेम आख्यान का भी वर्णन मिलता है। तो वीरता प्लस प्रेम आख्यान का वर्णन आपको वेली में देखने को मिलेगा। सबसे प्रसिद्ध रचना है आपकी वेली कृष्ण रुक्मणी दी। तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो है ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज राठौड़ जो थे ये अकबर के दरबार में थे, ठीक है। यह डिंगल शैली की रचना है। इसमें कुल 305 छंद है। तो डिंगल शैली की रचना हो जाएगी, कुल 305 छंद इसमें हो जाएंगे। दुर्साहड़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा है। तो ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, याद रखिएगा। दुर्साहड़ा के द्वारा किसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है? 5वां तो क्या कहा गया है? वेद कहा गया है। 19वां क्या कहा गया है? पुराण कहा गया है। तो किसे कहा गया है? वेली कृष्ण रुक्मणी को कहा गया है। किसके द्वारा? दुर्साहड़ा के द्वारा। ये आप याद रखना। दुर्साहड़ा जो थे ये भी आपके अकबर के दरबार में थे, ठीक है। इटालवी यात्री जो है एलपी टेसीटोरी ने इस ग्रंथ का संपादन किया। तो ये सवाल अगर पूछा जाए तो याद रखना, लिखी किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने, लेकिन इसका संपादन जो है वो किसने किया? तो इटालवी यात्री था आपके एलपी टेसीटोरी, इनके द्वारा इसका संपादन किया गया था। ये आपकी महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए, राहुल देवरी वेली। राहुल देवरी वेली के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक आपके जाड़ो कवि यहाँ पर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? जाड़ो कवि हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लोगे। तो राहुल देवरी वेली के जाड़ो कवि यहाँ पर हो जाएंगे। यह वेली साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। तो ये सवाल आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वेली साहित्य की प्रथम रचना जो है ये आपकी कौन सी मानी जाती है? राहुल देवरी वेली, ठीक है, जाड़ो कवि के द्वारा ये लिखी गई है। महादेव पार्वती वेली के लेखक आपके कृष्णा हाड़ा हो जाएंगे, ठीक है। राव रत्नरी वेली के लेखक आपके कुशल दास जी हो जाएंगे। इस ग्रंथ में बूंदी के शासक रतन सिंह हाड़ा की वीरता का वर्णन है। ये रत्न जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ का शासक आप देख लेना। बूंदी के शासक एक आपके रहे रत्न सिंह, तो इनके वीरता का वर्णन जो है ये राव रत्नरी वेली में देखने को मिलेगा, जो कि कुशलदास ने लिखी। महादेव पार्वती वेली आपकी कृष्णा हाड़ा ने लिखी। और राहुल देवरी वेली आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जाड़ो कवि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपकी आती है विलास। जिन रचनाओं में किसी शासक की योग विलासिता, आमोद प्रमोद का वर्णन मिलता है वो आपकी विलास कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर योग विलासिता और आमोद प्रमोद का वर्णन देखने को मिलता है तो ये आपकी क्या कहलाती है? विलास कहलाती है। विगत हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इतिहास परक रचनाएं होती है जिनमें पूर्व घटित घटनाओं का वर्णन मिलता है, यानी इसमें सामाजिक आर्थिक ऐसी चीज़ों का वर्णन आपको किसमें देखने को मिलेगा? विगत में देखने को मिलेगा। मारवाड़ प्रंगनारी विगत के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? मूनोद नैन्सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप कक्का। कक्का क्या होता है? जिन रचनाओं में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का प्रयोग हुआ हो वो क्या कहलाता है? आपका कक्का कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना आप दोस्तों, 3 बार क आ रहा है, यानी कि सभी वर्णमालाओं के जो भी आपके वर्ण हैं वो सभी देखने को मिलेंगे आपको कक्का में, ठीक है। हियाली क्या होता है? कूट तथा पहेलियों का साहित्य हियाली कहलाता है। तो कूट हो या पहेलिया हो तो इनका साहित्य आपका क्या कहलाता है? हियाली कहलाता है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो हमने आडी देखा था, आडी जो था वो भी आपका पहेलियों से संबंधित था। एक आपका कूट और पहेलियों का साहित्य हियाली आपका कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दवावेद क्या होता है? जिन रचनाओं में उर्दू और फारसी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हो वो रचना आपकी क्या कहलाती है? दवावेद कहलाती है। तो इसमें तो इतना याद रखना है, दवावेद में उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग होगा। तो आपको एग्जामिनर सामने से देगा ऐसी रचनाएं जिनमें उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या कहलाती है? तो दवावेद कहलाती है। सिंपल सा है, ठीक है। एक आपका आता है मरेसिया। मरेसिया क्या होता है? किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाने वाली जो रचनाएं होती है वो आपकी मरेसिया कहलाती है। जैसे कल्ला रायमलोत रा मरेसिया, तो इसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। तो कल्ला रायमलोत रा मरेसिया जो है इसके लेखक आपके कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। ऐसे ही जगत सिंह रा मरेसिया भी लिखा गया है, ठीक है, जो कि आपका क्लास 10 की किताब में दिया गया है। तो वो अभी आप याद रख सकते हो, जगत सिंह रा मरेसिया, उसमें आपके उदयपुर के जगत सिंह का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सिवाना के शासक कल्ला रायमलोत ने अपने जीवित मरेसिया लिखवाए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए अपने जीवित मरेसिया किसने लिखवाए थे, यानी जीवित रहते हुए उन्होंने अपने मरेसिया लिखवाए थे, तो ये किसने लिखवाए थे? कल्ला रायमलोत, जो कि आपके सिवाना के शासक थे, ठीक है। अब एक आपकी पूछी जाती है एग्जाम में पर्ची। पर्ची क्या होती है? जिन रचनाओं में संतों का जीवन परिचय लिखा जाए उसे क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। जैसे कि रैदास जी की पर्ची, मीराबाई की पर्ची, रानाबाई की पर्ची, संत धन्ना जी की पर्ची। तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण है, पर्ची याद रखना। संतों का जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। कुलक क्या होता है? वह रचनाएं
जिनमें किसी जाति विशेष अथवा वंश का वर्णन हो वो आपकी क्या कहलाती है? कुलक कहलाती है। कुलक क्या होती है? जिसमें आपके जाति विशेष या फिर किसी वंश का वर्णन हो, यानी कुल का वर्णन हो। कुल मिला के बात ही होगी कुलक, यानी कुल यानी कि किसी जाति विशेष या वंश का वर्णन हो तो वो आपकी कुलक कहलाएगी। वंशावली क्या होती है? वह रचना जिसमें किसी जाति अथवा वंश का पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमानुसार वर्णन किया जाए वह आपकी वंशावली कहलाती है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वंश का वर्णन कर दिया जाए तो वो वंशावली हो जाएगी। वंशावली किनके द्वारा तैयार की जाती है? तो भाट साहित्यकारों के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखना, भाट साहित्यकारों के द्वारा आपकी वंशावली तैयार की जाती है। ठीक है। एक आपका बही होता है, तो बही तो सिंपल सा है, खाता बही हम बोलते हैं, जिसमें आय व्यय आदि का लेखा जोखा किया जाता है, वही आपका बही कहलाता है। जयपुर राज्य की कमठाना बही में निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है। तो कमठाना बही कहाँ से संबंधित है? तो ये आपकी जयपुर से संबंधित है। आगे देखिए, एक आपका आता है बारहमासा। तो बारहमासा में क्या होगा? ऐसी रचनाएं जो महीने तथा ऋतुओं का वर्णन करती हो। तो ऐसी रचनाएं जो जिनमें प्रत्येक महीने और ऋतुओं का वर्णन हो वो बारहमासा कहलाता है। यानी 12 महीनों का वर्णन और ऋतुओं का वर्णन हो वो बारहमासा हो जाएगी। बारहमासा की शुरुआत जो है ये आषाढ़ के महीने से मानी जाती है। ठीक है। आगे देखिए, फागु काव्य। जैन साहित्य में वह रचनाएं जिनमें बसंत ऋतु का वर्णन हो वो फागु काव्य कहलाती है। ठीक है। तो बसंत ऋतु का वर्णन हो वो फागु काव्य कहलाती है जैन साहित्य में। इन रचनाओं का गायन या वाचन चैत्र तथा फाल्गुन मास में अधिक होता है। एक आपका होता है चरचरी, किसी उत्सव विशेष पर लय और ताल के साथ गाई जाने वाली रचनाएं। तो लय और ताल के साथ गाई जाने वाली रचनाएं आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी चरचरी कहलाती है। साहित्य में गायन शैली को क्या कहा जाता है? ढाल कहा जाता है। तो ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ढाल जो है ये क्या होता है? तो गायन शैली, साहित्य में जो गायन शैली को क्या कहा जाता है? ढाल कहा जाता है। ठीक है। तो पूछा जाए तो याद रखना ढाल कहा जाएगा। बिहार पत्री क्या होता है? जैन संतों का यात्रा वृत्तांत बिहार पत्री कहलाता है। तो जैन संत जो होंगे इनका यात्रा वृत्तांत जो होगा वो बिहारी पत्री आपका कहलाएगा, बिहार पत्री। समाचारी क्या होता है? जैन साहित्य की वह रचनाएं जिनमें जैन संतों के धार्मिक आदेश का वर्णन किया जाए। तो जैन धर्म के धार्मिक आदेश का वर्णन किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? उसे समाचारी कहा जाएगा। अब एक आपकी आती है झूलना। झूलना आपकी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यह मातृक छंद रचनाएं होती है। तो मातृक छंद रचनाएं आपकी होती है झूलना, जिनमें किसी की प्रशंसा अथवा वीरता का वर्णन किया जाता है। जैसे माला साधु द्वारा महाराणा प्रतापराज झूलना लिखा गया था। तो महाराणा प्रतापराज झूलना किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपके माला साधु के द्वारा लिखा गया था। ये सवाल काफी बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। एक आपकी होती है झमाल। यह भी आपकी मातृक छंद रचनाएं होती है जिनमें 24 मात्राओं के छंद होते हैं। झमाल रचनाओं में प्रत्येक 5वें चरण के बाद प्रथम दोहे की अंतिम पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है। तो ये सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 मात्राओं के जो छंद होते हैं वो आपके झमाल कहलाते हैं। इनमें क्या होता है? प्रत्येक 5वें चरण के बाद प्रथम दोहे की जो अंतिम पंक्ति है उसकी पुनरावृत्ति की जाती है। यानी जैसे 5वां चरण आएगा तो प्रथम दोहे की अंतिम पंक्ति की पुनरावृत्ति की जाएगी, किसमें? झमाल में। तो ये बात आपको याद रखनी है। और 24 मात्राओं के छंद इसमें होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक आपके होते हैं ब्यावले। तो ब्यावले क्या होते हैं दोस्तों? ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। विहावले इनको कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी देखिए, जैन साहित्य की वह रचनाएं जिनमें किसी धार्मिक अथवा देव देवताओं के विवाह का वर्णन हो। तो देवी देवताओं, धार्मिक, इनके विवाह वगैरह का वर्णन हो। राजस्थानी लोक संस्कृति में शिव जी का ब्यावला, ब्यावला इन्हें कहा जाता है। तो शिव जी का ब्यावला सर्वाधिक लोकप्रिय है, जो नाथ संप्रदाय के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ शिव जी का ब्यावला जो है ये सर्वाधिक लोकप्रिय बजाते हैं। ठीक है। एक टब्बा क्या होता है? जैन साहित्य में किसी ग्रंथ के मूल पृष्ठ के हाशिए पर दिया जाने वाला संक्षिप्त परिचय आपका टब्बा कहलाता है। तो जो छोटा सा परिचय हम दे देते हैं वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है टब्बा। तो हाशिए पर दिया जाने वाला संक्षिप्त परिचय मूल पृष्ठ के हाशिए पर, यह आपका टब्बा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका बलावबोध। किसी ग्रंथ के मूल पृष्ठ पर किया जाने वाला विस्तृत विवरण आपका बालावबोध कहलाता है। तो किसी ग्रंथ के मूल पृष्ठ पर किया जाने वाला जो विस्तृत विवरण है, यानी जो छोटा सा विवरण है, संक्षिप्त परिचय, वो तो टब्बा कहलाएगा। लेकिन जो बड़ा विवरण है, विस्तृत विवरण है, वो बलावबोध आपका कहलाएगा। ठीक है। तो याद रखना, टब्बा और बलावबोध दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब जो यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब जो भी आपकी पुस्तकें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जैन साहित्यकार, जो ये आपकी सारी किताबें एग्जाम में पूछी जाती है, बृहतेश्वर, बाहुबली, घोर वगैरह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शालिभद्र सूरी के बारे में चर्चा करेंगे, उद्योतन सूरी वगैरह। तो ये जो भी आपकी चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका बड़ा टॉपिक है। इसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 25-25 मिनट के 3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।